हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। देखिए, अभी ये जो टाइम चल रहा है, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कोरोना में, लॉकडाउन में सारे स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं, तो मेरे बच्चे और बायो लेने वाले जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई कर सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए आप यदि वीडियो देखते हैं तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे बच्चे जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, जो ओनली एमपी बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बुक्स नहीं है या उनके पास नोट्स नहीं है, तो वो ये वीडियो देखकर समझ पाएंगे। कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। गांव में ऐसे ऐसी जगहों पर जहां पर बच्चे बिल्कुल बहुत ही परेशान हो गए हैं कि कैसे पढ़ाई करें, तो वो ये वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे सभी को फायदा मिल सके और अच्छे से वो पढ़ाई कर सके। जहाँ डाउट्स हो पूछ सके। वो चाह कर भी कोचिंग स्कूल नहीं जा सकते, तो कम से कम इन्हीं वीडियो से पढ़ाई करें। ठीक, यही उद्देश्य है मेरा वीडियो बनाने का। आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं अब एमनियो सेंटेंसेस। एमनियो सेंटेंसेस क्या है? एमनियो सेंटेंसेस एक ऐसी विधि है जिसमें जो गर्भ में शिशु पल रहा है उस शिशु के जो बारे में पता किया जा सकता है। क्या पता किया जा सकता है? कि उसे कोई गुणसूत्र संबंधी विकार तो नहीं है, कोई आनुवांशिक विकृतियां तो नहीं है, या उसके शरीर में किसी प्रकार की शारीरिक विकृति तो नहीं है, ऐसी विकृति जिसको लेकर वो पूरा जीवन अच्छे से नहीं जी पाएगा। ऐसी विकृतियों का पता लगाने के लिए एक विधि है गर्भ में पल रहे शिशु की के बारे में पता लगाने की, उसे कहा जाता है एमनियो सेंटेंसेस। अब इसका यह नाम क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। एमनियो सेंटेंसेस माता का जो गर्भ होता है, उस गर्भ में जब शिशु पल रहा है, ये उनकी रीढ़ की हड्डी है, और यहाँ पर ये गर्भाशय में जब शिशु पलता है तो वो शिशु यहाँ पर एक प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, और ये जो है प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ जो शिशु है, ये भ्रूण है, ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है। इसके आसपास में यहाँ पर, ये ब्लू कलर से मैं कर रही हूँ, यहाँ पर आसपास में एक द्रव भरा होता है। अब देखिए, ये गर्भाशय है, ये भ्रूण है, और भ्रूण के चारों तरफ ये जो ब्लू कलर से मैंने बताया, ये है एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक द्रव के चारों ओर ये एक झिल्ली होती है जो जिसमें ये एमनियोटिक द्रव भरा होता है। उस झिल्ली को कहते हैं एमनियोन। एमनियोन कहा जाता है। और ये जो एक रचना हमें दिख रही है, ये रचना शिशु से जुड़ी हुई है और माता के गर्भाशय से ये जुड़ी हुई है। इस तरह से इस रचना को, जिससे शिशु से माता के गर्भाशय से जुड़ा है, इसे कहा जाता है अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा, ठीक है। इस तरह से शिशु माता के गर्भ में स्थित है। यहाँ पर ये शिशु जो है, ये अभी बनने की अवस्था में है, बन रहा है। उस समय क्या होता है, ये अपरा से शिशु के जो कोशिकाएं हैं वो पोषण प्राप्त करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, और इस शिशु की कोशिकाएं इस द्रव में, जो बाहर ये द्रव भरा हुआ है एमनियोटिक द्रव,
इसमें भी थोड़ी बहुत बाहर निकलती रहती है मृत कोशिकाएं आजू बाजू, मतलब एमनियोटिक द्रव में शिशु की जो भ्रूण है इसकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो एमनियोसेंटेंसिस क्या है? एमनियोसेंटेंसिस में ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक द्रव है, इसको हिंदी में कहा जाता है उल्बी द्रव। इसे कहा जाता है उल्बी द्रव। इस द्रव को इंजेक्शन की सहायता से बाहर निकाला जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिलीलीटर निकाला जाता है। जब ये द्रव बाहर निकाला जाता है तो उस द्रव में शिशु की कोशिकाएं भी आ जाती हैं। उन शिशु की कोशिकाओं में केंद्रक होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उन क्रोमोसोम्स को निकालकर उन कोशिकाओं का अध्ययन करके आनुवांशिक विकृति या शारीरिक विकृति के बारे में पता लग जाता है। कुछ ऐसी आनुवांशिक और शारीरिक विकृतियां होती हैं जिससे उत्पन्न होने वाला शिशु जीवन भर पीड़ित रहेगा, सही जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। उसको पता लगाने के लिए ये विधि अपनाई जाती है एमनियोसेंटेंसिस। ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अपनाई जाती है ताकि आने वाला जो शिशु है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। यदि शिशु में किसी प्रकार की विकृति है तो डॉक्टर ऐसी कंडीशन में माता को गर्भपात के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। तो एमनियोसेंटेंसिस क्या है? इसको AFT भी कहा जाता है। AFT का फुल फॉर्म है एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट भी कहा जाता है। एमनियोसेंटेंसिस को AFT और AFT का फुल फॉर्म है एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट, ये भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड को सीरिंज की सहायता से सावधानी पूर्वक 15 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में बाहर निकाला जाता है ताकि अंदर भी एमनियोटिक फ्लूइड कम ना हो और शिशु को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इससे क्या क्या पता लगाया जा सकता है? इससे पता लगाया जा सकता है किसी भी प्रकार की शिशु में आनुवांशिक विकृति तो नहीं है। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कई प्रकार के ऐसे सिंड्रोम होते हैं जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण या गुणसूत्रों की रचना में परिवर्तन के कारण होते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लीन-चेट सिंड्रोम। ये सब सिंड्रोम्स गुणसूत्रों में विकार के कारण होते हैं। तो यदि एमनियोटिक द्रव निकाला, उसको टेस्ट किया और उसमें इस प्रकार की कोई भी विकृति आती है, आनुवांशिक विकृति, तो जो डॉक्टर है वो सलाह देते हैं कि या तो इलाज किया जाए, इलाज योग्य है तो, अन्यथा उसे फिर गर्भपात की अनुमति दी जाती है। तो दूसरा और क्या पता लगाया जा सकता है? किसी प्रकार की शारीरिक विकृति तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है या मेरुरज्जु पूर्ण रूप से नहीं बना है या खोपड़ी पूर्ण रूप से नहीं बनी है। ये सब कोशिकाओं के द्वारा पता लग जाता है। तीसरा, इससे पता चलता है शिशु का लिंग। लिंग भी पता चल जाता है कि जो उत्पन्न होने वाला शिशु है वो नर है या मादा है, क्योंकि आपको मालूम है कि यदि उसमें XX क्रोमोसोम्स हैं लिंग वाले, 23वां गुणसूत्र, तो वो क्या होगा? मादा होगा। और यदि XY है तो क्या होगा? नर होगा। तो एमनियोसेंटेंसिस एक बहुत अच्छी विधि है जिससे इन सब विकृतियों का पता लग जाता है, या तो वहीं ट्रीटमेंट हो जाता है या फिर ऐसे शिशु को जन्म ही लेने नहीं दिया जाता। लेकिन हमारे भारत में इस विधि का बहुत अधिक दुरुपयोग हुआ और इसके द्वारा ये किया गया कि यदि जो उत्पन्न होने वाली संतान है मादा है तो उसको भ्रूण की हत्या करा दी जाए। तो भारत में इस चीज को यानी लिंग को पता लगाने के लिए बहुत कानूनन अपराध माना गया है। एमनियोसेंटेंसिस होता है इन दोनों के लिए, लेकिन लिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता, क्योंकि भारत में एक विकृति आ गई थी कन्या भ्रूण हत्या के लिए, इसलिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है और बहुत इजी है कि भ्रूण के चारों तरफ एक झिल्ली होती है एमनियोन,
और भ्रूण और एमनियोन के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं, जिसमें शिशु की कोशिकाएं भी होती हैं। उन्हें 15 से 20 मिलीलीटर सिरिंज की सहायता से बाहर निकाला जाता है। उसमें कोशिकाएं भी रहती हैं। उन्हें टेस्ट किया जाता है। क्या टेस्ट किया जाता है, इन सब के बारे में पता लगाया जाता है। यदि ये चिकित्सा के योग्य है तो चिकित्सा की जाती है, अन्यथा गर्भपात की अनुमति दी जाती है। ठीक है, इसमें सावधानी रखनी पड़ती है कि जब सिरिंज अंदर डाली जाए गर्भाशय में तो शिशु को कोई नुकसान ना हो। एमनियोटिक द्रव ज्यादा ना निकले, क्योंकि ज्यादा निकल जाने से शिशु के क्योंकि एमनियोटिक द्रव उसको पोषण प्रदान करता है, तो एमनियोटिक द्रव कम होने से शिशु को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए गर्भावस्था में केवल एक बार ही ये टेस्ट किया जा सकता है। ठीक, प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि एमनियोसेंटेंसिस क्या है, ये कैसे किया जा सकता है, इसके लाभ क्या है और इसके दुष्परिणाम क्या है। दुष्परिणाम क्या, कन्या भ्रूण हत्या। पूरे विश्व में पहले से ही भ्रूण का लिंग पता चल जाता है। विदेशों में नाम भी रख दिए जाते हैं पहले से ही, क्योंकि बच्चा जन्म नहीं लिया पहले ही नाम रख देते हैं कि क्या बेबी जैसे ही पैदा होता है वैसे ही उसका नाम रख दिया जाता है। लेकिन हमारे भारत में चूंकि लिंग परीक्षण जो है कानून अपराध है, अतः इसको बताया नहीं जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस लेसन के नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा, ये परीक्षण कब किया जाता है, जब भ्रूण कितने सप्ताह का हो, 15 से 16 सप्ताह का हो, तभी ये किया जा सकता है। उसके बाद ये नहीं किया जा सकता है। अब इसमें क्या क्या और पता करते हैं, अल्फा फीटो प्रोटीन का स्तर पता किया जाता है। अल्फा फीटो प्रोटीन का स्तर पता करते हैं। गहराई में जाएंगे अपन तो जो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला है, अल्फा फीटो प्रोटीन का स्तर पता करते हैं। पता करके एंसेफेली, ये रोग का नाम है, एंसेफेली या स्पाइना बाइफिडा, ये रोगों के नाम है जिसमें कपाल नहीं बना होता या फिर मेरुरज्जु नहीं बनी होती। क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में जो शिशु है वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाएगा। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, इस तरह के शिशु भी ठीक तरह से जीवन व्यतीत नहीं कर पाते, इनका पता लगाया जाता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक इस लेसन का यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग तो सभी को मालूम होगा। संचारित रोग छूने से, कुछ लोग छूने से, कुछ लोग उनके कपड़े उपयोग करने से या फिर छींकने से, खांसने से, लार से, इससे होते हैं। लेकिन ये कौन सी रोग है, यौन संचारित रोग है, जिसमें यदि किसी महिला और पुरुष में संबंध बनते हैं, यौन संबंध, और उसमें किसी एक को ये बीमारी हो तो वो उसके पार्टनर में भी फैल जाती है। इस प्रकार के रोग को यौन संचारित रोग कहते हैं। ये विषाणुओं द्वारा भी होते हैं और जीवाणुओं द्वारा भी होते हैं। तो पहले हम जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम विषाणु वाले रोगों को पढ़ेंगे। तो जीवाणु वाले रोग में सबसे पहले है गोनोरिया। ये चूंकि यौन संचारित रोग है तो कहाँ पर होंगे, ये फर्स्ट जो अटेम्प्ट में ये यौन अंगों में ही होंगे, प्रजनन अंगों में होंगे, और फिर धीरे धीरे फैलकर ये शरीर में, कुछ रोग ऐसे हैं जो शरीर में फैलकर फिर अन्य बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग। दो प्रकार से ये फैलते हैं, फंगस द्वारा भी होते हैं, प्रोटोजोआ द्वारा भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आपके कोर्स में है वो जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है और विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। तो पहले हम पढ़ेंगे विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। असुरक्षित यौन संबंध बनाने पर यदि किसी एक को ये बीमारी हो तो दूसरे को भी हो सकती है। इस
इसमें सबसे पहला है जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग में पहला है गोनोरिया, इसे सोजाक भी कहा जाता है। गोनोरिया ये रोग होता किसके कारण से, ज्यादातर इन रोगों में यही पूछा जाता है कि इसका कारण क्या है, किसके कारण, स्रोत क्या है, किसके कारण ये फैलता है। तो ये फैलता है जिसके कारण, उसका नाम है निसेरिया गोनोरिया, जीवाणु निसेरिया गोनोरिया। ये डिप्लोकोकस जीवाणु है, ये रोग इसके द्वारा फैलता है। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो श्लेष्म झिल्ली है, श्लेष्म झिल्ली में सूजन आ जाती है, श्लेष्म झिल्ली में यौनांगों की जो श्लेष्म झिल्ली है में सूजन आती है। और बाद में जब ये रोग ज्यादा फैल जाता है तो फिर क्या हो जाता है, इससे गठिया और मादा बंध्यता भी उत्पन्न हो सकती है। मादा में बंध्यता, इनफर्टिलिटी, यानी वो संतान उत्पन्न करने में अक्षम हो जाती है। ठीक है, इसका उपचार क्या है, इसका उपचार है, उपचार के लिए डॉक्टर क्या देते हैं इसमें, तो इसमें देते हैं वो पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक है ये जो। पेनिसिलिन के अलावा और क्या देते हैं, नॉरबेक्टिन, और सिप्रोफ्लॉक्सिन। सिप्रोफ्लॉक्सिन इसमें ज्यादा बच्चों पूछा जाता है कि ये गोनोरिया जीवाणु द्वारा उत्पन्न यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं, उनके कारण बताइए। तो आपको रोग का नाम और उसको कौन उत्पन्न करता है ये जरूर याद होना चाहिए। दूसरा जो रोग है इसका, उसका नाम है सिफिलिस। दूसरे रोग का नाम क्या है, सिफिलिस, जो कि जीवाणु द्वारा फैलता है। पहला रोग कौन सा था, गोनोरिया, दूसरा रोग कौन सा है, सिफिलिस। ये सिफिलिस किसके द्वारा होता है, ये होता है ट्रेपोनोमा बैलोडमा नामक जीवाणु द्वारा ये होता है। और इसमें होता क्या है, यौन अंगों में, जो यौन अंग है उनमें दाने हो जाते हैं, दाने जिनको हम छाले भी कह सकते हैं। और फिर उनमें पस हो जाती है, पस पड़ जाती है। पस पड़ने के बाद फिर ये धीरे धीरे जैसे पस पड़ गई तो वो दाने फटेंगे और ये जाकर फिर तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करते हैं। जब ये ज्यादा फैल जाता है तो ये तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। और इसका जो उपचार है, वो उपचार क्या है इसका, इसका उपचार है वही जो पहले था, पेनिसिलिन एवं नॉरबेक्टिन। ये ओरल और जख्मों पर लगाने के लिए दोनों हिसाब से दिया जाता है। ज्यादा बीमारी होने पर फिर इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं। तो पहला गोनोरिया, दूसरा सिफिलिस और तीसरा है क्लेमाइडियसिस। ये भी जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। ये तीसरा रोग है जो कि किसके द्वारा होता है, क्लेमाइडियम ट्राइकोमोटर से। ये होता है क्लेमाइडियम ट्राइकोमोटिस नामक जीवाणु से ये होता है। इसमें होता क्या है, इसमें वेजाइना पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वेजाइना पर, यानी ये मादा में ही ज्यादा होता है, वेजाइना पर सफेद चकत्ते हो जाते हैं, खुजली होती है, जलन होती है इसमें। और इसमें भी जो है एंटीबायोटिक्स का ही उपयोग किया जाता है। तो ये तीन बीमारियां जो है जीवाणु द्वारा उत्पन्न होती हैं यौन संचारित रोग में,
होती तो और भी है, आपके कोर्स में इतना ही है। गोनोरिया, सिफिलिस एंड क्लेमाइडिस एक इसके द्वारा होती है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। विषाणु द्वारा फैलने वाले एवं संचारित रोग। तो अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, विषाणु द्वारा संचारित रोग। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं जेनाइटल हर्पिस। पहला रोग है जिसका नाम है जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल मीन्स जननांगों का, हर्पिस मीन्स छाले होता है जिनमें दर्द भी होता है, दर्द युक्त दाने होते हैं इसमें। अब देखिए दाने तो सिफिलिस में भी थे, लेकिन इसमें जो दाने होते हैं उनमें दर्द भी होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। अब कौन से विषाणु द्वारा होता है? हर्पिस सिम्प्लेक्स विषाणु। किस विषाणु द्वारा होता है? हर्पिस सिम्प्लेक्स विषाणु द्वारा होता है। इसमें दर्द युक्त दाने होते हैं। इसमें क्या लक्षण इसका होता है? इसमें दर्द युक्त दाने होते हैं जिससे बहुत अधिक तकलीफ होती है, इसका कोई उपचार नहीं है। इसके बाद अगला जो विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है वो है जेनाइटल वार्ट्स। जेनाइटल वार्ट्स, ये जो जेनाइटल वार्ट्स रोग है इसमें क्या होता है? ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा विषाणु। ह्यूमन पैपिलोमा विषाणु। ह्यूमन पैपिलोमा विषाणु द्वारा होता है। इसमें होता क्या है? इसमें वल्वा, वेजाइना जो मादा प्रजनन अंग है उन पर ये ज्यादा इफेक्ट करता है और इससे बहुत ज्यादा फैल जाता है। ये वेजाइना में कहाँ कहाँ फैलता है? देखिए वेजाइना, वल्वा और पुरुषों में पेनिस में भी फैल जाता है। पेनिस में, एनस में, ये यदि फैल जाए तो एनस में भी चला जाता है और एनस के अलावा इनमें एनस में ये ट्यूमर उत्पन्न करता है, छोटे छोटे गांठें ट्यूमर उत्पन्न कर देता है जिससे कि जो मरीज है उसे काफी तकलीफ होती है। तो ये जो मादा है उनमें वेजाइना में, वल्वा में और पुरुषों में पेनिस में तथा दोनों में ही एनस में ट्यूमर उत्पन्न करता है। अगला जो है जिसके बारे में आप बहुत सुन चुके हैं वो रोग है HIV, विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग। इसको पहले रोग का नाम लिख दो। रोग का नाम है AIDS, एड्स। आप अच्छे से जानते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसका फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें होता क्या है? इसमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसको कौन उत्पन्न करता है? इसको जो उत्पन्न करता है उसका नाम है HIV। क्या नाम है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस से क्या होता है? HIV से होता क्या है? कौन कौन से लक्षण दिखते हैं? तो लिम्फ जो गठाने हैं उनमें लिम्फ गठान में सूजन आ जाती है। लिम्फ गठान आप जानते हैं जो लसिका की गठाने होती है हमारे शरीर में बहुत सारी, जो प्यूरिफाई करती हैं ब्लड को, लसिका को, उनमें सूजन हो जाती है।
प्रतिरक्षा में कमी आ जाती है, प्रतिरक्षा कमजोर, प्रणाली कमजोर हो जाती है। क्यों कमजोर हो जाती है मैं अभी बताती हूँ आपको। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। इसके अलावा हमेशा बुखार होता है, हमेशा बुखार होता है, और एक ही समय में कई बीमारियां भी इसमें हो सकती हैं। भार में कमी, यानी प्रतिरक्षा तंत्र है में कमी हो गई तो कई प्रकार की बीमारियां एक साथ भी अटैक कर सकती हैं। भार में कमी, क्योंकि लगातार जो है शरीर बीमारियों से लड़ता है, उसे पोषण प्राप्त नहीं होता। अब इसको पता लगाने का जो टेस्ट है, इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो उस टेस्ट का नाम आप याद रखें, बहुत बार अलग से पूछा जाता है। तो उस टेस्ट का नाम है एलिसा। एलिसा ये टेस्ट है जिससे ये पता लगाया जाता है कि किसी को एड्स नामक रोग तो नहीं है। एलिसा नामक टेस्ट से पता चलता है कि व्यक्ति को एड्स है या नहीं। और इसका जो उपचार है, वैसे तो इसका कोई उपचार नहीं है, लक्षणों का उपचार है। लक्षणों का उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग में पहला था जेनाइटल हर्पिस। यह हर्पिस सिंप्लेक्स विषाणु द्वारा होता है। दर्द युक्त दाने हो जाते हैं यौन अंगों में जो बाहर की ओर फैलते रहते हैं। अगला जेनाइटल वार्ड्स, उपचार कुछ नहीं। जेनाइटल वार्ड्स ये ह्यूमन पैपिलोमा विषाणु द्वारा होता है। वेजाइना, वल्वा, पेनिस या एनस में इसके द्वारा ट्यूमर उत्पन्न हो जाते हैं। जो लास्ट विषाणु द्वारा उत्पन्न और सबसे भयानक बीमारी है वो है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म ये भी पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लक्षण दिखते हैं इसमें। और किसके द्वारा होता है? एचआईवी द्वारा होता है, एचआईवी विषाणु द्वारा। आने वाले अगले लेसनों में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे हम। लिम्फ गठान में सूजन आ जाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, हमेशा बुखार रहता, भार में कमी आती है। और कैसे पता लगेगा किसी को एड्स है? तो उसके लिए टेस्ट होता है एलिसा। इसको भी बहुत पूछा जाता है, तो आपको बनना चाहिए। ठीक, ये लेसन 4 जनन स्वास्थ्य यहाँ पर खत्म होता है। बहुत छोटा सा लेसन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने इसमें पढ़ी हैं। इसमें ज्यादातर जो है गिफ्ट, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी ये ज्यादा पूछे जाने वाले, और एमनियो सेंटेंसेस ये ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और एक सामान्य सा प्रश्न आता है कि यौन संचारित रोगों को फैलने से रोकने के उपाय लिखिए। इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से वीडियो देखिए इसके, और वीडियो देखने के बाद इसको प्रिपेयर कर लीजिए। काफी आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप 4 नंबर का कम से कम क्वेश्चन आएगा, आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मेरा जो है, एमनियो सेंटेंसेस के लिए कौन सा द्रव लिया जाता है? दूसरा, जिफ्ट ZIFT और GIFT गिफ्ट में क्या अंतर है? ठीक, फिर अगला प्रश्न, IVF में निषेचन कहां पर करवाया जाता है? चौथा प्रश्न, एड्स नामक रोग किस विषाणु द्वारा होता है? और 5वां प्रश्न, जीवाणु द्वारा उत्पन्न किसी एक यौन संचारित रोग का नाम और उसका कारण बताइए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रह के पढ़ाई करिए बिना टेंशन के। मेरे वीडियो आपके पास आते रहेंगे।